तो चलिए मेरे प्यारे भाई, जो फाइनली शिखर जो बैच था वह स्टार्ट हो चुका है और आज इतिहास का ही रिवाइज करने वाले, इतिहास पार्ट 1। जो यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो पार्ट है इनके बारे में हम रिवाइज करने वाले हैं। और रिवाइज करेंगे ना सवाल प्रति, क्वेश्चन प्रति हम रिवाइज करेंगे ताकि हम लोग समझ में भी आ जाए और पाठ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनके बारे में हम लोग को अच्छी तरह से ज्ञान मालूम हो जाए। ठीक है, और हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे ना ताकि हम दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेवजह देर किए मेरे प्यारे भाई, और आप लोग नए जुड़े हुए तो आप लोग मिशन पेन चैंपियन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे संग जुड़ जाइए। ठीक है, और मैं आपका प्यारा बीरू भैया, आप लोग प्यार से बीरू भैया कह सकते हैं, जब गुस्सा होंगे तो आप लोग बीरुआ कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। धन्यवाद इतना के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो फाइनली हम लोग पार्ट 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद रिवाइज करेंगे और प्रश्नों को द्वारा रिवाइज करेंगे ताकि इस पार्ट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको समझ में भी आ जाए और जो किताब में क्या क्या चीज़ है वो भी आप लोग समझ में आ जाए। पूरे बच्चे की तरह समझाएंगे भाई। आप इस एक प्रकार से इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। हम आप लोग रिवाइज करवा रहे हैं और आपको शॉर्ट आंसर का ना मतलब प्रोवाइड भी करेंगे। अब बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला सवाल है राष्ट्रवाद क्या है। तो सब देखिए, सबके मन में यह होता है कि भाई राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो भाई हम आप लोग लिख चुके हैं। देखिए, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वह क्या होता है जी, अपने राष्ट्र के प्रति सोच। आपका सोच कैसा है, आपका लगाव कैसा है। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है, ठीक ना, अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम बात करें, देखिए ये जो लाइन है आपके किताब में भी लिखा गया है। देखिए, जो आप किताब खोलेंगे इतिहास का पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, फर्स्ट पेज पर आप लोगों ने ये बात लिखी हुई है मेरे प्यारे भाई। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या समाज परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना या वाहक बनाती हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं जी, राष्ट्रवाद। और हम आप लोग को एक आसान भाषा में बता दें कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिनमें लोगों के प्रति प्रेम और भावना आपस में जागरूक होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं 2 नंबर के। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, वो अगला प्रश्न कौन है भाई, मेजनी कौन था। ठीक है, क्या है जी, मेजनी कौन था। तो भैया मेजनी एक साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो मेजनी, देखिए भाई मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कैसे थे भाई। ठीक है, मेजनी एक जो थे साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और इनका जो जन्म हुआ था ना वह 1805 ईस्वी में जन्म हुआ था जी। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी बन जाते हैं कि मेजनी का जन्म कब हुआ था। तो 1805 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था। इन्होंने ना पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, कार्बोनरी के सदस्य बन गए। कौन, भैया मेजनी। और बाद में इन्होंने यंग इटली सदस्य की स्थापना की। कौन है मेजनी, कौन था। तो मेजनी एक साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1805 ईस्वी में। कहाँ हुआ था भैया, तो जिनेवा में। ठीक है, इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद कार्बोनरी संगठन का सदस्य बन गए। देखिए भाई, आप लोगों को समय लग सकता है लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं ना तो भैया आपको आसानी से आप दूसरों को समझा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को जी। अगला प्रश्न क्या है भैया, अगला प्रश्न देखिए वो भी महत्वपूर्ण था और ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी मेरे प्यारे भाई। आप एक प्रकार का इससे रिवाइज समझिए, आप लिखने प्रयास मत कीजिएगा, आप समझने प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी।
ठीक है। चलिए, जर्मनी के एकीकरण की बधाई निम्न थी, या देखिए देखिए इन लिखने देख आप लोग के माइंड में कई प्रकार के सवाल भी चलते होंगे। भैया आप हमें ना टाइटल बता दीजिए लिखने के लिए, ताकि हमें कोई भी सवाल देना उसको हम लिख सकते हैं। देखिए लिखा है ना, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी, तो पहले हम लोग ये लिखेंगे लाइन को, जर्मनी के एकीकरण बधाई क्या थी में निम्नलिखित प्रमुख बधाई थी। बस आपको निम्नलिखित शब्द जोड़ देनी है। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला भैया लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो चुके थे, मतलब बढ़ चुके थे। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी, ये आप लोग सवाल एग्जाम में आता है, और हम बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, VVI मेरे प्यारे भाई, इससे आप हल्के मत लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बस आप ध्यान से समझिए। ठीक है, और दूसरा भाई कारण क्या है, भाई इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। ठीक है, नई धर्म के में लोग आपस में लड़ते हैं, और इनमें भी ये भी थी। ठीक है, तीसरा क्या था, इसमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। तो भैया राष्ट्रवाद भावना का मतलब क्या होता है, और भैया हम आपको अपनी भाषा में बता दें कि लोगों में प्रेम नहीं था, लोगों में प्रेम की कमी थी। दूसरा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ठीक है, चौथा क्या था जी, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, मतलब जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भी अधिकार था। ठीक है, उसके बाद मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, मेटरनिक कौन था, ये भी सवाल आप लोग एग्जाम में आते हैं, और आप लोग हम बताएंगे भी अगले। ठीक है, मेटरनिक एक प्रकार का राजा था जी। ठीक है, चलिए आ भी गया मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए मेटरनिक युग क्या है। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। भैया मेटरनिक युग क्या है जी, ठीक ना। अब अभी हम आप लोग को बताएं कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक एक प्रकार राजा भी था जी, और आप लोग सवाल आ भी गया। तो चलिए, तो मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो भैया यहाँ पर सवाल बन जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो भैया मेटरनिक, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। तो भैया यहाँ पर समझिएगा, नेपोलियन युग का अंत कब हुआ था, भाई किस सम्मेलन द्वारा, तो वियना सम्मेलन द्वारा। देखिए मेरे प्यारे भाई, हम आप लोग को एक ही एक बात बता रहे हैं, ताकि आप लोग इससे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। ठीक है, वियना कांग्रेस द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ, और वहीं से मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। कहाँ से भैया, जहाँ से नेपोलियन युग की अंत हुई थी, वहीं से मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक कैसा था, तो भैया मेटरनिक ना एक घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था जी, घोर प्रतिक्रियावादी था। जब जब आप किताब पढ़िएगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था, और इन्होंने सन 1848 के क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। ठीक है, और मेटरनिक युग की कब समाप्त हुई भैया, तो 1848 ईस्वी में। ठीक, तो चलिए मेरे प्यारे भैया हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी, तो भैया अगला प्रश्न देखिए, हम आप लोग एक बात समझा रहे हैं, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को, जाइए खाली जाइए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं भैया, प्रश्न नंबर 5 कैसा है भैया, प्रश्न नंबर 5 है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है बाबू धन, अभी जाओ, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, जाइए, बाद में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, और प्रश्न 5 देखते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति क्या कारण थे। ठीक है, चलिए 1830 के क्रांति के बाद, यहाँ पर बात समझिएगा क्या कारण थे, यहीं से आप लोगों को मालूम चल जाएगी, और पूरी कहानी के साथ मालूम चलेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप का राजा, 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बने। कौन, लुई फिलिप। किनके बाद, किस क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बने हुए थे, तो 1830 के क्रांति के बाद। ठीक है, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिए।
मतलब नियुक्त किए। ठीक है, और देखिए भाई कहानी यहीं से शुरू होती है। आप लोगों को थोड़ा सा इति लगता होगा, मतलब अभी भैया क्या पढ़ा रहे हैं भैया, हम आप लोगों को एक रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो भैया ये सवाल आप लोग आ जाता है कि गीजो को किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो भैया गीजो को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों का विरोध थे। ठीक है, और गीजो थे जो थे वह भी किसी भी तरह के ना समाज में जो रहने वाली जो परिवेश होती है और जो आर्थिक स्थिति है होती है, वो उनको सुधार के लिए विरोध थे। भैया हम काम नहीं करेंगे, कुछ काम ही नहीं करते थे भाई। ठीक है, और फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, और न ही उसे विदेशी नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। किन्हें भैया? लुई फिलिप। जब 1830 जब क्रांति हुई थी उसके बाद लुई फिलिप राजा बने थे और इन्होंने सन 1840 में ना अपने गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। जो गीजो थे वो एक आलसी व्यक्ति था, वो किसी भी तरह से समाज में कोई कार्य करना ही नहीं चाहता था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसके बाद जो लुई फिलिप थे इनके पास कोई किसी प्रकार का कोई कार्य ही नहीं था भैया, कुछ हम कार्य करें, और नहीं से विदेशी नीति भी हासिल थी। चलिए, उसके बाद उसके शासन काल में क्या हुआ भाई, आप ही समझिए। जब हमारे हमारे जो एरिया है, हमारी आर्थिक स्थिति को या दयनीय स्थिति को, समाज सुधार को विरोध कुछ काम न किया जाएगा तो उसमें क्या होगा भैया? तब भुखमरी ही होगी, और जब भुखमरी होगी तो भैया बेरोजगारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो वही बात है, उसके शासनकाल में देश में भुखमरी और बेरोजगारी व्यापक हो गई। ठीक है, इसके बाद कुछ लोग जागरूक हुए। जब जागरूक हुए ना तो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को, ठीक है, उसने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। कौन? सुधारवादियों ने। सुधारवादी कौन थे? तो भाई सुधारवादी हमारे जैसे ही लोग थे जो अपने देश में जो घटना घट रही उसको सुधारने के लिए प्रयास कर रहे थे। ठीक है, राजा ने इस पर रोक लगा दी। क्या क्या भाई? जब जब भैया नेतृत्व विशाल भोज का आयोजन किया गया तो उसमें क्या राजा ने रोका, काम ना होगा। ठीक है, इस प्रकार की उन्होंने बातें कही। अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन करते हुए और जुलूस निकाले गए और इस पर पुलिस ने गोली चला दी। ठीक है, देखिए जब क्या होता है ना, जब हमारे यहाँ लगले ही एसएससी के प्रोटेक्ट में मतलब सुरक्षा के लिए बात करने गए थे आदित्य रंजन सर, तो आदित्य रंजन सर को भी यहाँ लाठी से पीटा गया था। ठीक, इसमें क्या हुआ तो काफ़ी भाई लोग जो थे वो जुलूस निकाले, आंदोलन किए, लेकिन पुलिस ने उन्हें मार दिया। डंडे से वार कर रहे थे, लेकिन तभी भी जो भाई थे अपने साहस को मतलब बढ़ाए रखे और जो हौसले थे उन्हें कम नहीं होने दिया। ठीक, इसी प्रकार से ये कारण थी हमारे। ठीक है, 1848 ईस्वी में जिसने अनेक लोग मारे गए। अतः अंत में क्या हुआ जी, दमनकारी नीति अपनाई गई, जाने कारण 1848 की क्रांति आरंभ हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो सवाल थे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कारण क्या थे, तो इस प्रकार से हम लोग को 1848 ईस्वी क्रांति शुरू हुई। ठीक है, और विश्वास है कि आप लोगों समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। और भैया आपको हम बता दें, आपको हम एक रिवाइज के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप रिवाइज कर लें और किताब के बारे में जान लें, किताब में क्या क्या दी गई है, और हम आप लोग को शॉर्ट आंसर भी देंगे। ठीक है, ये आप सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है जी। अगला जो प्रश्न है वह है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। देखिए, इटली के एकीकरण में और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो थे की भूमिका क्या थी। ठीक है, देखिए इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। ठीक है, बात समझ गए। इटली के एकीकरण के दौरान जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। क्या था जी? सबसे बड़ा बाधक था। कौन? ऑस्ट्रिया। और आपके एग्जाम में सवाल बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 1 नंबर में। सवाल क्या बनेंगे भैया?
तो सवाल बन जाते हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था। सबसे बड़ा बाधक कौन था मेरे प्यारे भाई? तो ऑस्ट्रिया थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गई। ठीक है, जब 1830 क्रांति हो गई थी तो उनके बाद जो नगर में जो लोग थे उन्होंने क्या थी, आंदोलन करना शुरू कर दिए। तो मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली एकीकृत मतलब एकजुट करके गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किए। कौन? तो भैया मेजनी। कौन किए थे भैया? तो मेजनी ने। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो थे मेटरनिक। कौन थे? तो मेटरनिक। ठीक है, द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जिससे इटली का एकीकरण जो था रुक गया। आपको हम एक बार फिर से बता दें कि इटली के एकीकरण दौरान जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, लेकिन इटली के एकीकरण में मार्ग में सबसे बड़ा बाधक कौन था? सबसे बड़ा बाधक जो था वो था ऑस्ट्रिया। ठीक है, 1830 क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गई। मतलब नागरिक आंदोलन मतलब क्या होता है भैया? तो नागरिक आंदोलन मतलब होता है जो नगर में रहने वाले जो लोग होते हैं ये उनके लिए। ठीक है, उसके बाद मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत करके स्थापित करने का प्रयास किए, लेकिन ऑस्ट्रिया जो चांसलर था मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आज के लिए इतना ही रहेगा हम लोगों के लिए, और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, और पहले आप लोग इसे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। और हम आपको एक बात बता देना, ये आपको लिखने के लिए नहीं है। ठीक है, अब आप सिर्फ वीडियो देख लीजिए, वही काफ़ी है। ठीक है, हम आपको सिर्फ रिवाइज के लिए बता रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए